नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण को देखेंगे और इस दौरान हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे पहली दफा मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, किसने किया था और उस टाइम उसको क्या परिणाम मिला था। ठीक ना। जैसे बहुत बार होता है कि हम हमला तो करते हैं या फिर जब कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि काम का फल नेगेटिव पॉजिटिव ही मिले हो है ना। कई बार होता है कि आपको काम का फल नेगेटिव रूप में भी मिलता है। तो इसी दौरान जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसको हर बार सकारात्मक ही नहीं मिला। ठीक ना। बहुत बार उसको नकारात्मक का भी फल मिला था। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको जब उसने हमला किया तो भारत पर उसको विजय ही मिल गया। उसको बहुत बार हार का भी सामना करना पड़ा और लंबे समय के बाद उसको जीत मिल ही गया। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि भारत में जो मुस्लिम आक्रमण है वो सबसे पहले किसने किया था और इसी से रिलेटेड हमारा सारा फैक्ट होगा। और ये हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा मध्यकाल का होगा। ठीक ना। इसमें जनरली हम लोग देखेंगे अरब मुस्लिम वासी, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे होगा हमारा मोहम्मद गोरी। ठीक ना। मोहम्मद गोरी होगा, फिर महमूद गजनवी होगा। इन्हीं दोनों को केंद्र में रखकर पढ़ेंगे। और एक होगा अरब मुस्लिम। ठीक है ना, जो अरबी लोग थे उसका। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगा। तो अगर आप भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण को देखेंगे। ठीक ना, कि भारत में सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो सबसे पहली दफा भारत में मुस्लिम आक्रमण का प्रमाण आपको 7वीं सदी में देखने को मिलता है। कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। और उस सदी में जब इन्होंने भारत में अपना आगमन किया था, मतलब जब भारत में ये लोग आए थे तब उसने कोई आक्रमण नहीं किया था। ये लोग सिर्फ व्यापारी के रूप में आए थे, मतलब व्यापार के उद्देश्य से आए थे भारत में बसने के लिए। बसने के लिए नहीं आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तो थोड़ा बहुत जब व्यापार करने आए थे तो ऐसा नहीं कि आज व्यापार करेंगे और आज ही चल जाएंगे। बहुत बार होता था कि लेट हो जाता था इनका और ये यहीं पर कुछ झोपड़ी वगैरह बना के बस जाते थे और फिर जाते थे बाद में। तो पहली दफा जब 7वीं सदी में आए ये लोग, तब इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया है। अब मुद्दा आता है कि ये लोग थे कौन। ठीक ना, जो आए थे भारत में मुस्लिम आक्रमण, ये जो पहली बार मुस्लिम शासक आए थे ये कौन थे? तो ये हमारा ये अरबी थे। ठीक ना, अरबी भाषा बोलते थे, इसलिए इसको अरबी भी बोलते हैं और ये अरब के लोग थे। ठीक ना, इसीलिए इसी को ये अरबी हमला भी कहा जाता है, अरबी मुसलमान भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग ये अरबी भाषा बोलते थे, इसीलिए इसको ये अरब मुसलमान भी बोला जाता है। तो ये जब पहली बार आए तब इन्होंने भारत में कोई आक्रमण नहीं किया। ये सीधा सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे। ठीक ना। और जब व्यापार के उद्देश्य से आए तब इन्होंने इसको जब अपना व्यापार को आगे बढ़ाने का जब इसने सोचा, तब उसने क्या किया, तब इसने यहीं पर बसना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ताकि उसका व्यापार थोड़ा सही ढंग से चल सके। तब देखिए उसने अपना बसाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर डाला था ठीक ना। उसने जनरली जो अरब अरब मुस्लिम अरब मुस्लिम शासक शासक जो भारत आए थे वो जनरली आपका पश्चिमी एरिया में बसने को मिलेंगे। ठीक ना, आपको देखने को मिलेगा कि जो अरब मुस्लिम आए थे पहली दफा वो भारत के पश्चिमी तटीय एरिया में बसे हुए। ठीक ना, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। इसी इलाके में आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको समुद्र मिलता है। ठीक ना, और यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे ये अरब देश में। इसीलिए ये लोग आपको इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जब
हमने आपको बताया कि जब ये लोग यहाँ पे आए तो इसको जो सो बसने का भी काम किया, ठीक है ना, मतलब भारत में जिसको अस्थायी रूप से भी रहने का काम किया। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पर बसे थे उस टाइम, तो उस टाइम जो सो ये सबसे पहले जो सो सबसे ज्यादा संख्या में जो सो मालाबार तट में बसे थे, ठीक है ना, किस क्षेत्र में, मालाबार तट में। और ये जो सो कहाँ पर है, ये तो केरल में, केरल के क्षेत्र में पड़ता है मालाबार, मालाबार क्षेत्र। आप आज भी देख सकते हैं केरल में जो सो मुस्लिम जनसंख्या वो जो सो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। इसका यही एक वजह है कि यहाँ पे जो सो मुस्लिम शासक जो सो उस टाइम जो आए थे अरब से, वो जो सो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में यहीं पर बसे थे, केरल में, ठीक ना, मालाबार तट में। तो आप जो सो इतिहास की घटनाओं को आज आधुनिक युग से भी जोड़कर देख सकते हैं कि वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या इतनी क्यों है, तो वहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सो आपका मुस्लिम जनसंख्या जो उस टाइम आए थे 7वीं सदी में, वो जो सो सबसे ज्यादा यहीं पर बसे थे, मालाबार क्षेत्र में। इसीलिए जो सो यहाँ पर आज भी जो सो आपको सबसे ज्यादा केरल में ही देखने को मिलेगी मुस्लिम जनसंख्या, ठीक ना। फिर आता है कि यार ये अब जो ये 7वीं सदी में आई तो इसने तो सबसे पहली बार तो इसने व्यापार का उद्देश्य से आया था, ठीक ना, इसने तो कोई हमला नहीं किया था। तो इसमें जो सो आपको कोई हमला देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। फिर आता है 8वीं सदी में, ठीक ना, जब ये व्यापार करके चले जाते हैं, ठीक ना। तो ये 7वीं सदी में आए तो सिर्फ जो सो व्यापार के उद्देश्य से आए, इन्होंने जो 7वीं सदी में जो लोग आए उन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया। तो इसीलिए जो सो इसको भारत का पहला आक्रमणकारी मुस्लिम मुस्लिम शासक नहीं बोला जाता, ठीक ना। लेकिन अब जो मुस्लिम शासक आते हैं, ठीक ना, 7वीं सदी तो ये था। लेकिन इसी 7वीं सदी के दौरान जो सो एक आता है 712 ईस्वी में, ठीक ना। कब आता है, 712 ईस्वी के दौरान कुछ मुस्लिम शासक आते हैं इंडिया, ठीक ना। और वो जो सो कहाँ पे आक्रमण करते, तो वो जो सो आक्रमण तो बहुत जगह करते हैं, लेकिन जो सो उसको कामयाबी कहाँ मिलती है, ठीक ना, मतलब उसका कौन सा मिशन जो सो सफल होता है, तो वो जो सो उसका केरल वाला, सॉरी, सिंध वाला मिशन जो सो उसका सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक ना। सिंध में उसने आक्रमण किया तो वहां पर जो सो उसको सफलता मिल जाती, मतलब सिंध को जो सो उसने जीत लिया, ठीक ना। तो भारत में सबसे पहला जो सो मुस्लिम आक्रमण हुआ है तो वो कब हुआ, तो वो जो सो 712 ईस्वी में हुआ था। और उसमें उसको जीत किस क्षेत्रों में मिली थी, तो उसको जो सो जीत मिली थी सिंध वाले क्षेत्रों में, ठीक ना। आक्रमण तो बहुत जगह किया, ठीक ना, जैसे कहाँ कहाँ पर किया, तो देखिए इन्होंने किया है, सिंध में किया है, गुजरात में किया है, मध्य भारत में भी किया है, और पंजाब के क्षेत्रों में भी किया है, ठीक ना। लेकिन इसको इन क्षेत्रों में जो सो सफलता नहीं मिलती है, सिर्फ सिंध वाले क्षेत्रों में जो सो इसको सफलता मिलती है, और बाकी जगह से इसको जो सो हार का सामना करना पड़ता है। तब जो सो ये तो पहला आक्रमण है मुस्लिम शासक का, ठीक ना, किस पहला आक्रमण जो सो 712 ईस्वी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको दूसरा मुस्लिम आक्रमण मिलेगा भारत में, ठीक ना। और दूसरा मुस्लिम आक्रमण भारत में कौन माना जाता है, तो वो जो सो माना जाता है महमूद गजनवी को। और उसका जो हमला होता है वो जो सो होता है 11वीं सदी में, ठीक ना, याद रखिएगा पहला हमला तो यहाँ पर हो रहा है 712 ईस्वी में ही। और ये हमला किसने किया था, तो ये हमला जो किया था 712 ईस्वी में, ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। याद रखिएगा भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जिसने भारत को जीता था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसने आक्रमण भी किया और जीता भी था, और यही जो है, यही जो सो आपका पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है, मोहम्मद बिन कासिम। और इसने जो सो सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया था और सिंध को जीता भी था, ठीक है ना। बाकी जगह पे दूसरे लोगों ने इसी के दूसरे लोगों ने आक्रमण किया था, लेकिन वहां से उसको जो सो हार का सामना करना पड़ा था। अब आता है कि जिस टाइम इसने सिंध पर आक्रमण किया उस टाइम जो सो सिंध के राजा कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए उस टाइम जो सो सिंध के राजा थे हमारा दाहिर। कौन थे, दाहिर। अभी हम जो सो उसके बारे में आगे डिटेल थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि दाहिर कौन थे। तो इस टाइम जो सो सिंध के राजा थे दाहिर, और दाहिर को जो सो इसने हरा दिया युद्ध में, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। फिर बोला जा रहा है उमैयद वंश के खलीफा के काल में, ठीक है ना, ये जो हमला हुआ है वो किस काल में हुआ, तो वो जो सो उमैयद वंश में हुआ, ठीक है ना, उमैयद वंश में हुआ। और ये जो उमैयद वंश थे वो कौन से, जो उमैयद वंश है वो कौन से वंश के थे, तो वो जो सो सॉरी, जो खलीफा है वो कौन से वंश के थे, तो वो खलीफा जो सो आपका उमैयद वंश के थे।
और खलीफा जो सो मुसलमानों का नेता होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये जो हमला हुआ है ये हुआ है उमैयद वंश में, और खलीफा भी जो सो उमैयद वंश के ही थे, ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इन हमलों में वो जो सो सिर्फ सिंध के इलाकों में कामयाब हुए थे, बाकी के इलाकों में जो सो उसको कामयाबी नहीं मिली थी, मतलब बाकी के इलाकों को वो जीत नहीं पाए थे, सिर्फ सिंध के ही क्षेत्रों को जीत पाए थे। फिर बोला जा रहा है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, ठीक ना, यही सिंध में, और जो सो उसको जीत भी लिया था। और इस समय सिंध के राजा कौन थे, तो वो दाहिर थे। अब देखिए यहाँ से एक फैक्ट आपको और मिलेगा जो कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पीटी में, यूपीएससी प्रीलिम्स में। देखिए बोला जा रहा है चर्चनामा किताब, ठीक ना, कौन सा किताब है, चर्चनामा किताब। तो ये जो चर्चनामा किताब है आपका, इस चर्चनामा किताब से क्या जानकारी मिलती, तो इस चर्चनामा नामक किताब से जो सो आपको सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसका इतिहास, सिंध का इतिहास, याद रखिएगा कि चर्चनामा किताब से आपको सिंध के इतिहास की जानकारी मिलता है, ठीक ना। आप इसी के साथ जो सो दो फैक्ट और याद कर लीजिए कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी आपको किससे मिलती है, तो कश्मीर का इतिहास की जानकारी आपको मिलती है, हमने पहले आपको गुप्त काल में पढ़ाया था कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी जो सो आपको मिलती है राजतरंगिणी पुस्तक से। कौन सी पुस्तक से, राजतरंगिणी पुस्तक से। और किस काल का मिलता है, उस राजतरंगिणी में तो आपको मिलता है आदिकाल से 12वीं सदी तक, ठीक ना, आदिकाल से 12वीं सदी तक। तो याद रखिएगा कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी आपको मिलता है राजतरंगिणी पुस्तक से, और सिंध के इतिहास की जानकारी आपको मिलता है चशनामा किताब से, और गुजरात के इतिहास की जानकारी आपको मिलता है लेखा पद्धति किताब से, और आपको याद रखना है महाराष्ट्र का, ठीक ना, महाराष्ट्र का जानकारी आपको मिलता है बख्तर बुक से, ठीक ना, कौन सा बुक से, बख्तर बुक से। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो चचनामा किताब की जानकारी आपको मिल रही है वो किसका जानकारी मिलती है चचनामा किताब से, सिंध के इतिहास की। और ये जो चचनामा है, ये चचनामा कौन थे, तो ये चचनामा जो सो राजा का नाम है, ठीक ना, कहाँ के राजा का नाम, सिंध के राजा का नाम है। और इसी चचनामा का बेटा था कौन, दाहिर, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में हराया था और उससे जो सो सिंध छीना था। तो इसी चचनामा का पुत्र है राजा दाहिर, चचनामा का बेटा है दाहिर, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में हराया है। अब जो अब जो ये चचनामा और दाहिर है, तो ये कौन से वंश से थे, तो ये माना जाता है कि चचनामा और दाहिर जो सो ब्राह्मण वंश से थे, ठीक ना, कौन से वर्ण से थे, तो ये ब्राह्मण वर्ण से इसको माना जाता है। फिर यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सिंध की बौद्ध प्रजा, ठीक ना, सिंध में कौन सी जाति थी उस टाइम, तो सिंध में जो सो उस टाइम जो सो आपको बौद्ध वंश के लोग जो सो ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक ना। और एक जाति आपको और मिलती है वहां पे, मंड जाति, कौन सा, सॉरी मेड जाति, ठीक ना, बौद्ध प्रजा के लोग मिले, बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे, और एक मिलेंगे मेड जाति के लोग। तो इन लोगों ने जो सो इन दोनों लोगों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने और मेड जाति के लोगों ने क्या किया कि इन दोनों ने जो सो अपने राजा को, किसके किसके, चच और दाहिर का साथ नहीं दिया, किसके युद्ध में, तो जो मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है उसमें जो सो इसकी प्रजा, मतलब इसके इलाके का प्रजा, जो सिंध का इलाका का जो प्रजा है, वो प्रजा जो सो अपने राजा का साथ नहीं देती है, मतलब दाहिर का साथ नहीं देती है। और क्या करती है उसकी प्रजा, तो और भी ये करती है कि जो राजा का गुप्त ज्ञान होता है कुछ, ठीक ना, उस गुप्त ज्ञान को जो सो आक्रमणकारी को बता देता है, हमलावर को बता देता है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम तक बता देता है इसका गुप्त ज्ञान। तो इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि उसको जो सो हमला करने में और आसानी हो जाता है, शत्रु को हराने में और आसानी मिल जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो सिंध की प्रजा थी उसने जो सो अपने राजा का साथ नहीं दिया, इसीलिए जो सो राजा दाहिर की यहाँ पे हार हो जाती है, और इसी कारण से जो सो मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर जो सो इस युद्ध में जो सो सफलता मिलती है। तो इसकी
अब एक सवाल ये उठता है कि इसकी प्रजा ने अपने राजा के साथ ही ऐसा क्यों किया, ठीक ना। या तो हो सकता है कि उसका एक वजह यह हो कि वह राजा जो सो अत्याचारी हो गया हो, ठीक ना, दुराचारी हो गया हो, या फिर उसको उसका शासन का पद्धति उसकी जनता को पसंद नहीं आ रहा, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी जो सो बात नहीं था उसकी राजा और उसकी जनता के बीच। तो फिर कौन सी बात थी। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो राजा चच नाम है, ठीक ना, जो राजा चच है इसने जो सो ये जो बौद्ध प्रजा है ना सिंध में, और जो मेड जाती है, सॉरी मेड जाति नहीं, सिर्फ बौद्ध प्रजा, ठीक ना। तो बौद्ध प्रजा के लोगों का जो सो उसके साथ जो सो इन्होंने अत्याचार किया था, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि चच ने जो सो बौद्ध प्रजा के साथ जो सो उसके ऊपर अत्याचार किया, और उसको जो सो अपने अधीन कर लिया, ठीक ना। मतलब चर्च और बौद्ध के बीच जो सो यहाँ पे दुश्मनी माना जाता है कि इन दोनों के बीच जो सो दुश्मनी था, इसीलिए जो सो बौद्ध प्रजा ने ऐसा किया ताकि जो सो ये बदला ले सके। तो यही था इन दोनों के बीच का कहानी, ठीक ना। फिर देखिए तो हमने आपको बता दिया कि कश्मीर का इतिहास राजतरंगी से मिलता है, गुजरात का इतिहास आपको लेखा पद्धति से मिलता है, और महाराष्ट्र का इतिहास आपको बखर से मिलता है, और सिंध का इतिहास आपको चचनामा किताब से मिलती है। अब क्या बोल रहा है, सिंध के आगे मुस्लिम शासक के विस्तार को रोकने के लिए, ठीक ना। क्या बताएं कि यहाँ पे मुस्लिम शासक जो आए हैं अरब से, उसने जो सो अभी सिर्फ सिंध के ही इलाकों में कब्जा कर पाया, और कोई दूसरे इलाके में उसने कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे इलाके में जो सो वैसी प्रजा नहीं थी। दूसरे इलाके के प्रजा ने जो सो अपने राजा का साथ दिया, दूसरे इलाके के राजा मजबूत थे, इसीलिए जो सो उसने मुस्लिम शासक के जो आक्रमणकारी थे उसको जो सो रोकने में सफलता उसको मिली, ठीक ना। लेकिन जो सिंध का इलाका है, तो सिंध का इलाके में जब मुस्लिम शासकों का अधिकार हो जाता है, ठीक ना, तब वो जो सो सिंध से आगे जाने का सोचते हैं, मतलब सिंध से आगे भी आक्रमण करने का सोचने लगते हैं। तब जो सो वहां पे तो ऐसा माना जाता है कि उसके सिंध के आगे उसके आक्रमण को रोकने के लिए किसी ने तो प्रयास किया होगा, है ना, या फिर किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, सिंध के आगे मुस्लिम शासक के आक्रमण को रोकने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया था, ठीक ना, ताकि जो सो उसका आक्रमण जो सो या फिर उसका विस्तार जो सो सिंध से आगे ना हो सके। तो उसमें किसका किसका नाम आता है, तो उसमें देखिए दो लोगों का नाम आता है, ठीक ना। एक तो नागभट्ट प्रथम का नाम आता है, और एक आता है बप्पा रावल का, ठीक ना। पहला आता है नागभट्ट प्रथम का और दूसरा आता है बप्पा रावल का। ऐसा माना जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने और बप्पा रावल ने जो सो मुस्लिम आक्रमण को जो सो सिंध के आगे आने से या फिर जाने से जो सो उसको प्रयास किया था, ठीक ना। सिंध के आगे जाने से उसको रोकने में जो सो बहुत ही बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, कि इसने जो सो इसके विस्तार को जो सो सिंध से आगे जाने नहीं दिया था, ठीक ना। इन दोनों ने जो सो बहुत प्रयास किया था इसके विस्तार को सिंध से आगे बढ़ने में। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मुस्लिम शासकों के जब सिंध को जो मुस्लिम शासक है उसने जो सिंध को अपने अधीन कर लिया, तब जो सो उसको आगे से बढ़ने किस किसने रोका था, ठीक ना। तो सबसे पहले तो उसने नागवट प्रथम ने रोका था उसके विस्तार को, और बप्पा रावल ने, ये दोनों नाम याद रखने। फिर आता कि नागवट प्रथम कौन थे, तो नागवट प्रथम थे हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है ना। नागवट प्रथम कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश का। और जो इसका टाइटल है प्रतिहार, इसका मतलब ही यही होता है द्वारपाल, ठीक ना। मतलब होता है क्या, द्वारपाल रक्षक। तो इसीलिए जो सो इसने नागभट्ट ने जो सो भारत में मुस्लिम शासकों के प्रति द्वारपाल का काम किया, प्रतिहार के प्रति काम किया, रक्षक के प्रति काम किया, ठीक ना। अब एक सवाल आता है कि अरब मुस्लिम जो सो भारत में क्या लाए थे, ठीक ना। जो ये अरब मुस्लिम आए थे, मुस्लिम शासक आए थे भारत में पहली दफा, तो उसने जो सो भारत में क्या क्या लाया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो सो भारत में जो सो सूफीवाद को लाए थे, ठीक ना। भारत में जो आप सूफीवाद देखते हैं वो इसी का देन है, ये अरब मुस्लिम वासियों का। अब ये सूफीवाद क्या है, तो सूफीवाद क्या है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जनरली आप इतना मान लीजिए कि मुसलमानों का नेता होता है, ठीक ना सूफीवाद। मतलब जो धर्म गुरु नेता होता है ना, उसी को बोला जाता है सूफीवाद। जैसे हिंदू में होता है पंडित ब्राह्मण, ठीक ना।
फिर आगे देखिए, थर्ड नंबर है, सॉरी सेकंड नंबर में क्या लाए थे, जलेबी लाए थे। पहला तो सूफीवाद लाए, दूसरा जलेबी लाए, जो आज भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, ठीक ना, जलेबी। ये भी जो सो आपका अरब का ही देन है। फिर थर्ड में वस्त्र में क्या लाए, तो वस्त्र में इन्होंने कुर्ता और पजामा लाया, ठीक ना, कुर्ता और पजामा। एक और अनुमान आप लगा सकते हैं कि मुस्लिम लोग अभी भी जो सो आप देख सकते हैं कि कुर्ता पजामा ज्यादा पहनते हैं, ठीक ना। तो इसका लिंक जो है वो इतिहास से है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये जो कुर्ता और पजामा है, ये अरब मुस्लिम शासकों का देन है, ठीक ना। और इसीलिए जो ये कुर्ता पजामा है, वो मुस्लिम जो लोग होते हैं उस वो जो सो आज भी जो सो कुर्ता पजामा ही पहनते ज्यादा, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि कुर्ता पजामा ही जो सो वो लोग ज्यादा पहनते। तो आप जो सो इतिहास को जो सो आधुनिक युग से भी लिंक कर सकते हैं, और भारत को जो सो अरब से भी लिंक कर सकते हैं कि कुर्ता पजामा ही आखिर क्यों पहनते हैं वो लोग, ठीक ना। तो कुर्ता पजामा इसीलिए पहनते क्योंकि जो कुर्ता पजामा है वो मुस्लिम शासकों का देन है। फिर एक बात और आता है कि अरब मुस्लिम शासकों ने जितना भारत को प्रभावित किया, उससे कहीं ज्यादा वो खुद ही भारत से प्रभावित हुए, ठीक ना। मतलब प्रीलिम्स में सवाल में आपसे ये आ सकता है कि ये अरब मुस्लिम शासकों ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ठीक ना। क्या आएगा कि अरब मुस्लिम शासकों ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, तो नहीं, ये बात गलत हो जाएगा कि अरब मुस्लिम शासकों ने भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया था, ठीक ना। बस इक्का दुक्का की मात्रा में ही जो सो भारत को प्रभावित कर पाया था, ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा, ठीक ना, मतलब उससे भी ज्यादा वो भारत से ही प्रभावित हो गए थे। मतलब सोचा तो था कि भारत को प्रभावित करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, वो जो सो खुद ही भारत से प्रभावित हो गया। तो कैसे प्रभावित हुआ, जैसे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया कि अरब लोग जो सो कई भारतीय पुस्तक को जो सो अपने पास ले गए, ठीक ना। उसको पता था कि वो जब जब भारत अरब मुस्लिम शासक आए, तो उसने देखा कि भारत में तो इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए, इतने बड़े बड़े महान चिकित्सक कार्य हुए, ठीक ना, इतने बड़े बड़े महान फिलोसफी हुए, दार्शनिक हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सो जो भारतीय बुक था उसको जो सो अरब ले गए, अपने देश ले गए, और वहां पे जो सो उसने अरबी भाषा में उसका ट्रांसलेट कर दिया, और उससे जो सो ज्ञान हासिल किया। तो क्या हुआ, तो यही हुआ कि वो जो सो भारत से प्रभावित हो गए, भारत के ज्ञान से प्रभावित हो गए, भारत की कला से प्रभावित हो गए, भारत के दार्शनिक से प्रभावित हो गए, हुए ना। तो यही यहाँ पे सवाल आएगा कि अरब मुस्लिम शासक जो सो भारत से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, ताकि भारत को प्रभावित किए थे। और कौन कौन सा बुक ले गया था, तो आपको याद रखना उसमें से कुछ बुक। एक है आर्यभट्टीय, फिर एक आता है खंड काव्य, और दार्शनिक वगैरह भी ले गए थे, ठीक ना। फिर एक और भी ले गया था कि अरबों ने जो सो अंकमाला का ज्ञान भी भारत से लिया था, ठीक ना। जो अंकमाला आप आज देखते हैं, वो भी जो सो अरब अरब लोगों ने भारत से ही लिया था। और वो जो अंकमाला को हम लोग बोलते हैं अंकमाला, तो अंकमाला को अरब वासी क्या बोलते हैं, तो वो जो सो उसको हिंदसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदसा। आप आज भी भारत में देख सकते हैं कि मुस्लिम लोग जो सो उसको हिंसा ही बोलते हैं, ठीक ना। आप भले ही अंकमाला बोलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लोग होते हैं वो उसको हिंसा बोलते हैं। तो इसी हिंसा को अंकमाला भी बोला जाता है। तो ये था मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव, ठीक ना। अब आपने देखा कि वहां पे मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है, आपका आता है महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का काल जो सो हम लोगों ने पढ़ रखा कि महमूद गजनवी गजनवी ने जो सो भारत में जो सो बहुत बार हमला किया है, ठीक ना। और कब से किया, तो उसने जो सो करीब जो सो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच हमला किया है। और उस दौरान जो सो उसने 17 से 20 बार हमला किया है, जिसमें जो उसने जो सो सोमनाथ मंदिर को लूटा, धार्मिक आस्था को लूटा, धार्मिक संस्कृति के क्षेत्र को जो सो प्रभावित किया, ठीक ना। तो उसके बाद जब महमूद गजनवी जब वापस लौट जाता है, ठीक ना, तब आता है मोहम्मद गोरी। कौन आता है, मोहम्मद गोरी। और जब मोहम्मद गोरी आता है, तब वो क्या करता है, तब जो सो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो जो सो सबसे पहले जाता है
जब मोहम्मद गोरी आता है तो मोहम्मद गोरी जाता है सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के पास, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था, तो वो जो सो अजमेर का शासन था, और उसका क्षेत्र जो सो आपको मिलेगा दिल्ली तक, ठीक है ना। तो जो पृथ्वीराज चौहान का शासक पृथ्वीराज चौहान है, उसका विस्तार आपको, उसका जो सीमा का विस्तार है वो आपको दिल्ली तक मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत आए तो सबसे पहले उसको तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने जो सो सबसे पहले सिंध के इलाके को छीन लिया, किससे, मोहम्मद गजनवी के वंशज से, ठीक ना। जब मोहम्मद गजनवी भारत से गए थे तो उसने जो अपना इलाका जहाँ पे कब्जा किया हुआ था सिंध पंजाब में, उस इलाके में उसके वंशज रहते थे, ठीक ना। मतलब उसने जिसको जिस चीज से अपने गुलाम को वहां पे बसाया हुआ, ठीक ना। तो जब मोहम्मद गोरी आए तब उसने जो सो महमूद गजनवी के वंशज से पंजाब का इलाका छीन लिया, सिंध का इलाका छीन लिया, और वहीं पर भी बस गए, ठीक ना। अब जब वहां से वो आगे बढ़ना चाहे तब उन्होंने सबसे पहले जो सो पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान की तरफ देखा, ठीक ना। और पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। क्या किया, पृथ्वीराज चौहान पर महमूद महमूद गोरी ने हमला किया। लेकिन जब हमला करता है, जब पृथ्वीराज चौहान पर जब ये मोहम्मद गोरी हमला करता है पहली बार, तब जो सो ये हार जाती है, कौन, मोहम्मद गोरी, ठीक ना। उस टाइम जो सो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शासक राजा था, इसीलिए जो सो ये हार जाते हैं। और उस टाइम जो सो उसको राजा जयचंद्र का भी साथ था, किसका साथ था, राजा जयचंद्र का भी साथ था, राजा जयचंद्र। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज को उस टाइम जो सो राजा जयचंद्र का भी साथ था, जिस टाइम मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर पहली बार आक्रमण किया था। तो इस टाइम दोनों ने जो सो मिलकर इसे युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, किसे, महमूद गोरी से। लेकिन जब दूसरी बार, जब ये पहली बार हार जाती है मोहम्मद गोरी, तब जो सो ये लौट जाती है, ठीक है ना, पंजाब वापस लौट जाती। लेकिन जब ये दूसरी बार मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, और दूसरी बार जब युद्ध होता है, तो वो दूसरी बार का युद्ध को क्या बोला जाता है, तो दूसरी बार के युद्ध को बोला जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है 1192 में, ठीक है ना। तो जब सॉरी, हमने आपको 1192 बता दिया, ठीक है ना। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन जब 1191 में 1191 में जब तराइन का पहला युद्ध होता है, किसके किसके बीच, महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत राजा थे, उन दोनों के बीच जब युद्ध होता है, तब जो सो महमूद गोरी की हार हो जाती है, और इस युद्ध में जो सो आपका जीत होता है पृथ्वीराज चौहान का। और इस युद्ध में साथ था किसका, राजा जयचंद्र का। तो याद रखिएगा कि राजा जयचंद्र का साथ था पृथ्वीराज चौहान को, इसीलिए जो सो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध होती है, ठीक है ना, किसका, इसी तराइन का युद्ध जब दूसरी बार होता है 1192 में, 1192 में जब युद्ध होता है, तब जो सो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और मोहम्मद गौरी की यहाँ पे जीत होती है। तो देखिए, जैसे ही मोहम्मद गौरी की जीत होती है, तब जो सो इसका क्षेत्र कहाँ तक आ जाता है, तो पहले तो ये पंजाब तक ही थी, ठीक है ना। पंजाब के इलाके में थी ना। महमूद गजनवी के वंशज को यहाँ पे अपना हराया था ना, और यहाँ पे पंजाब को अपने अंदर लिया था ना। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वीराज चौहान को हराता है, तब जो सो इसका साम्राज्य का विस्तार जो सो दिल्ली तक हो जाता है, कहाँ तक, दिल्ली तक। इधर उत्तर प्रदेश, सॉरी, इधर राजस्थान हो गया, इधर दिल्ली हो गया, इधर हरियाणा हो गया, ठीक ना। मतलब लगभग आधा इंडिया, आधा नॉर्थ इंडिया, दिल्ली तक इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाता है, किसका, मोहम्मद गोरी का। अब बात आता है कि इसने जो सो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में कैसे हराए, ठीक है ना। तो तराइन की जो दूसरी युद्ध होती है 1192 में, इसमें जो सो राजा जयचंद्र जो सो पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते हैं,
ठीक है ना। जिस राजा जयचंद ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, उसी राजा जयचंद ने राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ जो सो नहीं देता है। तराइन का दूसरे युद्ध में जो सो राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते, जिसके कारण जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। अब बात आता है किसने जो सो तराइन के युद्ध में जो सो इसने तराइन के दूसरे युद्ध में राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि इसने जो सो पृथ्वीराज चौहान का साथ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जो इसका जो जयचंद्र है, जयचंद्र की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है संजोगिता, ठीक है ना। क्या होता है? संजोगिता इसका पुत्री होता है। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो संजोगिता से प्रेम करने लगती है, ठीक है ना। मतलब जो पृथ्वीराज चौहान है वो राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम करने लगती है, और ये बात जो सो जयचंद्र को पता चल जाता है। जब इसको पता चल जाता है जयचंद्र को, तब गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से के कारण जो सो ये जो सो राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते हैं दूसरे युद्ध में, और तब जो सो इसका हार हो जाता है पृथ्वीराज चौहान का। फिर बाद में जो जब जब पृथ्वीराज चौहान को ये मोहम्मद गोरी हरा देती है, तब जो सो इसी मोहम्मद गोरी जो सो राजा जयचंद्र को भी हरा देती है बाद में, और ये पूरा दिल्ली तक अपना शासन विस्तार कर लेती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा मुस्लिम शासन का आक्रमणकारी कैसे कैसे जो सो बढ़ता है, ठीक है ना। पहले आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए, ठीक है ना। और जब दूसरी बार आए मोहम्मद बिन कासिम, तो जो सो इसने सिंध के इलाके में कब्जा किया, और जब सिंध के इलाके में कब्जा किया तब जो सो यहाँ पे आपका आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भी इसी के इलाके को कब्जा किया, और जब इसी इलाके से कब्जा किया और जब यहाँ से चली गई, तब जो सो आता है महमूद गोरी। जब मोहम्मद गोरी आता है तब जो सो ये महमूद गजनवी के इलाके वाले वंशज वाले इलाके को अपने अंदर कर लेती, ताकि जो सो ये यहाँ से अपना सत्ता का विस्तार कर सके। फिर जो सो ये राजा पृथ्वीराज चौहान को हराता है, और पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही हराता है तब जो सो इसका सत्ता का विस्तार डायरेक्ट जो सो दिल्ली तक हो जाता है, क्योंकि इसका जो साम्राज्य था वो दिल्ली तक था, याद रखिएगा। फिर जब ये मोहम्मद गोरी यहाँ से जाती है, मतलब जब इसकी डेथ हो जाती है, तब जो सो इसका साम्राज्य किसको मिलता, मतलब जिस जिस इलाके पर भारत के इसने कब्जा किया था वो इलाका किसके हाथ में चला जाता है, तो वो इलाका जो सो इसके गुलाम के हाथ में चला जाता है। इसके तीन गुलाम थे, किसके? मोहम्मद गोरी के, याद रखना आपको। तीनों गुलाम को जो सो इसने जो सो अपना साम्राज्य सौंप दिया था। एक गुलाम को जो सो इसने दिल्ली सौंप दिया, दूसरे गुलाम को जो सो इसने अपना राज्य दे दिया जहाँ का यह निवासी था, ठीक है ना। मतलब अफगानिस्तान का जो राज्य है वो जो सो एक गुलाम को दे दिया, दूसरे गुलाम को दिल्ली सल्तनत सौंप दिया, और तीसरे गुलाम को जो सो इसने सिंध वाला इलाका सौंप दिया। तो इसका तीन गुलाम था, तीनों। अब इसके बारे में हम लोग आगे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि तीनों इसका गुलाम कौन था, ठीक है ना। तो आज की चर्चा में यही हम लोग समाप्त करते हैं कि मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ आपको जो सो अभी इसका ऊपरी लेयर बताया कि मुस्लिम आक्रमण का शासन कैसे हो रहा है। अब जो सो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जो सो आप सभी को जय हिंद।